सुप्रभात बच्चों। अपठित गद्यांश विधा में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, अपठित चाहे पत्र हो या गद्य हो, ये ऐसे विषय हैं जो एक साथ एट द स्पॉट ही परीक्षा भवन में बैठने पर प्रश्न पत्र में आपके सामने आते हैं। ये विषय आप अपठित होने के कारण पहले नहीं पढ़े होते, इस कारण से इनमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना, कुछ तथ्यों पर जानकारी रखना बहुत अनिवार्य है। अपठित गद्यांश एक ऐसी विधा है जिसके अंतर्गत आपको निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। एक तो एग्ज़ाम में बैठते ही गद्य बड़ा आ जाए या कठिन शब्द लगने लगे तो हड़बड़ाना नहीं होता। ध्यान से गद्यांश को 3-4 बार पढ़ें। गद्यांश में जो शब्द आए हैं, व्याकरणिक शब्द हैं, प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, अव्यय हैं, विभक्तियां हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ें। और प्रश्न पत्र में जो शब्द आपको कठिन लगते हैं उनको पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो प्रश्न पत्र में कुछ मार्क नहीं किया जाता, परंतु पेंसिल से मार्क किया हुआ आप इरेज कर सकते हैं। इसलिए जो आपको कठिन लगे उन शब्दों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट न होने की स्थिति में पूरे वाक्य, जिस वाक्य में वो शब्द दिया गया है, उस वाक्य को ध्यान से पढ़ें, उस वाक्य को समझने की कोशिश करें। यदि आप उस वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे तो उस वाक्य में दिया हुआ जो कठिन शब्द है, आप उसका अनुमान लगाने के बिल्कुल 90% तक सही चले जाएंगे। बच्चों, इस पीडीएफ में कुछ रेड इंक से मैंने क्रॉस किए हैं, वो आपने नहीं करने हैं। इसमें इतना अभ्यास है कि अपठित गद्यांश भी आपके लिए, यदि आप सारे गद्य पढ़ते हो तो वो अपठित भी पठित हो जाएगा, क्योंकि इसमें कम से कम 30 से ज़्यादा पेजेस हैं जिनमें अपठित गद्यांश दिए हुए हैं। तो ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़ पाओगे। और ये चाहे 8वीं कक्षा हो, 9वीं कक्षा हो, 10वीं कक्षा हो, 11वीं हो या 12वीं हो, ये विषय ऐसा है, ये सभी क्लासेस में सबसे पहले प्रश्न पत्र में, संस्कृत के प्रश्न पत्र में यह सबसे पहले दिया होता है। अर्थात एग्ज़ाम में बैठते ही सबसे पहले आपका टकराव अपठित गद्यांश से ही होना है। और दूसरे विषयों में तो प्रश्न पत्र के 2-2, 3-3 सेट हो जाते हैं, परंतु संस्कृत में 10वीं कक्षा में सभी कक्षाओं में एक ही सेट होता है। इसलिए सभी का पहला प्रश्न अपठित गद्यांश में होता है, दूसरा प्रश्न पत्र होता है। तो अपठित से ही टकराना होता है बच्चे को, इसलिए वो कमान कस ले कि अपठित गद्यांश के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों से, उनकी व्याकरण से, उनके प्रत्ययों से, उपपद विभक्ति से या समास से, संधि से हमें घबराना नहीं है। भाषिक कार्य में भी विशेषण विशेष्य, कर्ता क्रिया की अन्विति, कर्ता दिया है तो क्रिया बताएं, क्रिया दी है तो कर्ता बताएं, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उनसे हमें घबराना नहीं है। और एक बात जो हर क्लासेस में बच्चे, लगभग 20% बच्चे इस चीज़ का लॉस कर देते हैं, वो है शीर्षक बताना। शीर्षक बताना प्रश्न के चौथे नंबर पर दिया होता है और तीसरे प्रश्न के 4 भाग होते हैं। ध्यान दीजिए क्यों छूटता है बच्चे को। शीर्षक बताना 2 नंबर का लगभग आसान सा काम होता है और फ्री के 2 नंबर
होते हैं। बच्चा अगर थोड़ी सी लापरवाही से, केयरलेस होकर के यदि 2 नंबर गुम कर दे तो इससे बड़ी हानि नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए क्यों होते हैं ये 2 नंबर गुम, बच्चा क्यों छोड़ देता है। प्रश्न जो इस अपठित गद्यांश का तीसरा प्रश्न है उसके 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, यानी तीसरे प्रश्न के 4 भाग होते हैं। तो जैसे पहला किया, दूसरा किया, जब तीसरे प्रश्न का बच्चा चौथा प्रश्न करता है तो उसके बाद फिर चौथा आ जाता है और उसको ये लगता है कि मैंने चौथा तो कर दिया, मैं 4th कर चुका हूँ, और इसी वजह से वो शीर्षक वाला प्रश्न जो 2 नंबर का होता है उसको छोड़ देता है, और तीसरे का जो चौथा पार्ट होता है वो केवल आधे नंबर का है, वो करके उसके भ्रांति में, उसके डाउट में, उसके भ्रांत होने के कारण उस 4th क्वेश्चन को छोड़ देता है। तो इस पर मैंने लंबी बात इसलिए की ताकि आपके 2 अंकों का नुकसान ना हो। अब ये कुछ अभ्यास पुस्तक पहले होती थी मणि का, नए सिलेबस में शेमोशी लगी है, तो ये उनके भी ये पठित नहीं है, अपठित हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले तो 2-3 बार पढ़ते हैं, आइए। प्रकृति मनुष्यस्य उपकारिणी, जो नेचर है, प्रकृति मनुष्य का भला करने वाली होती है। मनुष्य सह तस्याः शाश्वतः संबंधः, मनुष्य के साथ उसका सनातन संबंध है, सदा सदा से रिलेशन है। सा विविध रूपेषु अस्मिन् जगति आत्मानं प्रकटयति, वह विविध रूपों में इस संसार में अपने आप को प्रकट करती है, दिखाती है। क्या क्या है उसके विविध रूप? पक्षिणः वनस्पतयः च तस्य एव अंगानि, पशु पक्षी और वेजिटेबल वनस्पति उसके ही पार्ट हैं, उसके ही अंग हैं। निरासाः असहायाः जनाः तस्याः एव आश्रयं प्राप्नुवन्ति, निराश और बेसहारा लोग उसी की ही शरण को प्राप्त करते हैं। सा स्वमनोहरेण सौंदर्येण नीरसम हृदयमपि सरसम करोति, वह अपने मनोहर सौंदर्य से रूखे हृदय को भी, नीरस हृदय को भी रसिक बना देती है, सरस रसपूर्ण बना देती है। सूर्य चंद्रमा उसके 2 नेत्र हैं। शस्य श्यामला ऐसा भूमि, यह धरती हरी भरी है। विविध औषधयः शकलानि खनिजानि च प्रकृतेः एव शोभा, अनेक प्रकार की औषधियाँ और अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ प्रकृति की शोभा है। सा तो नित्यमेव एतैः साधनैः सर्वेषाम् उपकारं करोति, वह हमेशा ही इन साधनों से सभी का भला करती है। परम अधन्यः अयं जनः कृतज्ञतां विहाय असाधु सेवितं पथं गच्छति, परंतु ये मूढ़ व्यक्ति, अधन्य, जो किए हुए उपकार को न माने, ऐसा ये कृतघ्न व्यक्ति उसकी कृतज्ञता को भूल करके दुष्ट लोगों के द्वारा आचरित मार्ग पर चलता है। विविधानि कष्टानि च अनुभवति, और अनेक प्रकार के कष्टों को अनुभव करता है। नरः शाश्वतं सुखम वांछति, मनुष्य शाश्वत सुख चाहता है। यदि मनुष्य सनातन सुख चाहता है तो प्रकृतेः प्रतिकूलम कदापि न आचरेत, प्रकृति के विपरीत आचरण कभी न करे। तो ये अगर एक बार में नहीं समझ आए, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। अब उसके बाद प्रश्न एक पद में पूछेगा, वो पूर्ण वाक्य में भी पूछेगा और निर्देशानुसार भी पूछेगा। यहाँ केवल प्रश्नों का संग्रह है, ऐसा नहीं है। तो मनुष्यैः सह कस्याः शाश्वतः संबंधः, मनुष्य के साथ किसका शाश्वत संबंध है? तो उत्तर है प्रकृत्याः। प्रकृतेः का शोभा, प्रकृति की शोभा क्या है? प्रकृति की शोभा, दूसरा प्रश्न है, विविधः औषधयः शकलानि खनिजानि च
प्रकृतेः शोभा। एक वाक्य में बताना है, अनेक प्रकार की औषधियाँ, सकल खनिज पदार्थ ये प्रकृति की शोभा हैं। तीसरे में रिक्त स्थान भरने हैं ऊपर से देख करके। अधन्यः अयम जनः कृतज्ञतां विहाय असाधु सेवितं पथम गच्छति। तो वहाँ से इसमें से जो मिसिंग शब्द हैं उनको यहाँ फिल करना है। अगला प्रश्न है, सूर्य चंद्र च तस्याः नेत्रे। सूर्य और चंद्र उसकी आँखें हैं। इसमें इस सेंटेंस में तस्याः शब्द किसके लिए आया है? सूर्य और चंद्रमा उस प्रकृति की आँखें हैं। तो ये किसके लिए आया तस्याः शब्द? प्रकृति के लिए। उसका उत्तर हो जाएगा प्रकृत्यैः। प्रकृत्यैः चतुर्थी एक वचन। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, सर्वेषाम् उपकारं करोति। अत्र सर्वेषां पदम् आश्रित्य प्रश्न निर्माणं करोतु। केषाम् उपकारं करोति, ये तो आसानी से आप कर दोगे सभी। स अस्मिन् जगति अस्मान् आत्मानं प्रकटयति। स्थूलपदयोः किं विशेष्य पदम। अस्मिन् जगति, ये दो शब्द है, इसमें विशेष्य पद क्या है? तो उत्तर हो जाएगा जगति। प्रश्न 7, इदं जगत् भासमानं जायते। अत्र भासमानम् इति कस्य विशेषणं? जगतः विशेषणम। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है? उपकार करने वाली प्रकृति ही। संस्कृत में कहेंगे उपकारिणी प्रकृति ही। एक और अध्ययन कर लेते हैं। अयम एकः छिन्नः द्रुमः अस्ति। ये एक कटा हुआ पेड़ है। यह वने एकः नरः आगच्छत्। कल एक आदमी आया था। सह काष्ठाय, सॉरी ये इदम नहीं है बल्कि अहम है। अहम एकः छिन्नः, ये वृक्ष की आत्मकथा है। अहम एकः छिन्नः द्रुमः अस्मि, मैं एक कटा हुआ वृक्ष हूँ। यह वने एकः नरः आगच्छत्। कल जंगल में एक व्यक्ति आया था। सह काष्ठाय मम शरीरम अछिन्नत्। उसने लकड़ी के लिए मेरे शरीर का छेद कर दिया, काट दिया। छेदनेन मे शरीरे अनेके व्रणाः जाताः। काटने से मेरे शरीर में बहुत सारे घाव हो गए। छुरिकायाः प्रहारेण शरीरात् अश्रुरूपाः जलबिन्दवः अपतन्। छुरी के प्रभाव से शरीर से अश्रुरूप जलबिंदु निकल पड़े। अकथनीया मम पीड़ा। मेरी पीड़ा अकथनीय थी, किसी से कहने योग्य नहीं थी, मैं कह नहीं पा रहा था। हृदयम विदीर्णम जातम, मेरा हृदय फट रहा था। अश्रुभिः काष्ठः अवरुद्धः, आंसुओं से मेरा कंठ गला अवरुद्ध हो रहा था। मम अंतकालः समीपे एव तिष्ठति, मेरी मृत्यु पास ही थी। काष्ठानि एकत्रीकृत्य स तो अगच्छत्, वो लकड़ी इकट्ठी करके वो तो चला गया। परम को अस्ति अत्र व्यथा कथा श्रवणाय, परंतु यहाँ कौन है जो मेरी पीड़ा की कहानी को सुने। वृक्षान छित्वा नरः प्रकृति मातुः अंगानि नाशयति। वृक्षों को काट करके व्यक्ति प्रकृति माता के अंगों को काटता है, नाश करता है। इंधनाय कर्गदपत्राय भवन निर्माणाय मम काष्ठस्य प्रयोगः भवति। ईंधन के लिए, कागज़ के लिए, भवन निर्माण के लिए मेरी लकड़ी का प्रयोग होता है। किंतु कुतः मे पत्राणि, लेकिन मेरे पत्र कहाँ, मेरे पत्ते कहाँ हैं। पुष्पाणि कुतः, मेरे फूल कहाँ हैं। रोग निवारणाय औषधि, जो रोग को हटाने के लिए औषधि का काम करते हैं। निराश्रिताः भविष्यन्ति आश्रिताः खगाः कीटपतंगाश्च। मेरे ऊपर आश्रित होने वाले पक्षी, कीड़े और पतंगे निराश्रित हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे। पंथानः अपि छायाहीनाः भविष्यन्ति, यात्रीगण भी छाया से रहित हो जाएंगे। आतप्तेन तप्तः श्रान्तः पथिकः अधुना कुत्र गमिष्यति। धूप से थका मांदा यात्री अब कहाँ जाएगा। मम जीवने पुनः वसंत ऋतु नागमिष्यति, मेरी जिंदगी में
अब दोबारा वसंत ऋतु नहीं आएगी। ये एक वृक्ष की आत्मकथा है। पहला प्रश्न पूछा गया है, छुरी का प्रहारेण वृक्षस्य शरीरात के अपतन। छुरी के प्रहार से वृक्ष के शरीर से क्या गिरने लगे? उत्तर है जलबिंदवः। वृक्षस्य काष्ठ प्रयोग कुत्र कुत्र भवति। वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इंधनाय, कृगदपत्राय, भवन निर्माणाय च वृक्षस्य काष्ठस्य प्रयोगः भवति। यथोचित रिक्तस्थानानि पूरयत्। परम को अस्ति यत्र व्यथा कथा श्रवणाय। परंतु यहाँ पर कौन है जो मेरी पीड़ा की कहानी को सुन सके? उतः रोग निवारणाय औषधयः। अत्र अव्यपदम किम, कहाँ है रोग को दूर करने के लिए औषधियाँ? तो कुतः इसमें अव्यय शब्द है। प्रश्न 5, आतपेन तप्तः पथिकः कुत्र गमिष्यति। धूप से तपा हुआ पथिक कहाँ जाएगा? इसमें स्थूल पद जो हैं उनमें विशेषण कौन है? तप्तः। अकथनीय मम पीड़ा, अत्र सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। छठे का उत्तर होगा छिन्नाय वृक्षाय। ये कटे हुए पेड़ के लिए ये सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ है। अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम किम। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? 8वां, 7वां रह गया शायद। आश्रिताः अस्य पदस्य विपरीतार्थकम पदम लिखत। आश्रिता इस शब्द का विपरीत अर्थ लिखो, निराश्रिताः। इस गद्यांश का शीर्षक है छिन्नस्य वृक्षस्य आत्मकथा। कटे हुए पेड़ की आत्मकथा। आगे है, ये आत्मकथा है गुलाब की, पाटल पुष्पम। इसको भी पढ़ लेते हैं। अहम पाटल पुष्पम अस्मि, मैं गुलाब का फूल हूँ। वृन्ते वसामि, मैं डंठल पर निवास करता हूँ। पवनः मां मंदम मंदम आंदोलयति, हवा मुझे मंद मंद आंदोलित करती है। दिने रवि किरणाः मां विकाशयन्ति, दिन में सूर्य की किरणें मुझे विकसित करती हैं। रात्रौ ज्योत्सना मां लालयति, और रात में चांदनी मेरा पालन करती है। मम अनेके वर्णाः, मेरे अनेक रंग हैं। श्वेत, पीत, नारंग। श्वेत सफेद, पीत पीला, नारंग नारंगी, अरुणः मैंने लाल, और पाटला मैंने गुलाबी। एतेषु रक्तिमः वर्णः जनेभ्यः सर्वाधिकम रोचते। इनमें जो लाल रंग है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यत्र सौंदर्यम कमनीयतां च कवयः वर्णयितुम् इच्छन्ति। जहाँ इसकी कमनीयता को, सुंदरता को कवि लोग वर्णन करना चाहते हैं। मम उपयोगम कुर्वन्ति, और इस बहाने से मेरा उपयोग करते हैं। अहम विवाह आदि समारोहेषु मंडपानां शोभाम आतनोमि। मैं विवाह आदि समारोहों में मंडपों की शोभा को आतनोमि सुशोभित करता हूँ। वर वधू जयमालयो अहम विलसामि, मैं वर और वधू की जयमाला को सुशोभित करता हूँ। अहम मृदुना सुगंधेन वातावरणम सुरभितम करोमि, मैं मृदु सुगंध से वातावरण को सुगंधित करता हूँ। मम स्वल्पकाल जीवनमपि लोकहितम आतनोति, मेरा थोड़ा सा जीवन भी लोक के हित के लिए प्रसारित है। अतः पूर्णम विकसितम मे रूपम अभिनंदितम जनाः, अभिनंदन्ति जनाः। इसलिए मेरे पूर्ण विकसित रूप से लोग अति अभिनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। विकसित रूपे स्थितम अहम मानवस्य निराशामयम जीवनम अपि आशामयम करोमि। विकसित होकर के मैं मानव के निराश जीवन को भी मैं आशा से भर देता हूँ। स्वगंधम विकीर्य अन्ते प्रकृति मातुः अंके स्वपिमे, और अपनी सुगंध को फैला करके
अंत में मैं प्रकृति माता की गोद में सो जाता हूँ। उपरि दत्तां पाटलस्य आत्मकथां पठित्वा अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। पहला प्रश्न है, एषः अनुच्छेदः कस्य आत्मकथां वर्णयति? ये अनुच्छेद किसकी आत्मकथा को वर्णित करता है? पाटल पुष्पस्य, गुलाब के फूल की। पाटल पुष्पम कुत्र वसति? पाटल पुष्प कहाँ निवास करता है? डंठल पर, जिसकी संस्कृत होती है वृंत, वृंते पाटल पुष्पम वसति। पाटल पुष्पस्य अतिवर्णाः सन्ति। पाटल पुष्पस्य अनेके वर्णाः सन्ति। श्वेत, पीत, नारंगः, अरुणः, पाटलश्च। इसके बाद है, मम स्वल्पकाल जीवनम अपि डैश आतनोति। मेरा थोड़ा सा जीवन भी लोकहितम आतनोति। मृदुना सुगंधेन, इनमें विशेषण पद कौन सा है? मृदुना। वर्णनाय इत्यर्थे कः शब्दः प्रयुक्तः? वर्णयितुम, वर्णनाय की जगह वर्णयितुम। वायुः अस्य समानार्थकं पदम अनुच्छेदात् चित्वा लिखत। इसके लिए आया है पवनः। मम मोटे अक्षरों में है, अनेके वर्णाः अत्र मम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इसमें मम शब्द किसके लिए प्रयोग आया है? पाटल पुष्पाय। तो इस प्रकार से आप बच्चों इन अपठित गद्यांशों का अभ्यास कीजिए। देखिए, पूरी दुनिया भर के मैंने संग्रह किया है। आप ये जो लास्ट में है, इनको छोड़ देना है आपने। जो रेड इंक से क्रॉस किए हुए हैं ये श्लोक हैं, पहले आया करते थे, इसलिए इनको आपने नहीं करना है। उम्मीद है आप इस PDF से और मेरे वक्तव्य से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आशा करता हूँ आप अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ मैं आज के अध्यापन को समाप्त करता हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।